सुप्रभातम भैया बहनों। आज यूनिट नंबर 9 की वीडियो नंबर 5 में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता पाई जाती है दो प्रकार की, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। समावयवता किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुण में भिन्नता होती है, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, तो इस प्रकार की घटना को समावयवता कहते हैं। और इस प्रकार बने जो यौगिक होते हैं वो समावेगी यौगिक कहलाते हैं। कक्षा 11 में इसको हमने पढ़ा था, समावयवता किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। आज उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता की बात करते हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की बताई गई है? आयनन समावयवता, जल योजन या विलायक योजन समावयवता, और तीसरी उपसहसंयोजक समावयवता, और चौथी बंधन या बंधनी समावयवता। इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ऐसे स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। तो इसमें पहली है आयनन समावयवता, आयनीजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु वे जल या विलायक में घुलकर भिन्न भिन्न आयनों में टूटते हैं तो ऐसे यौगिक आयनन समावेगी कहलाते हैं तथा यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। कि ऐसे दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन उनको किसी विलायक या जल में घोलेंगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, तो जो बने यौगिक होंगे वो आपस में आयनन समावेगी कहलाएंगे और इस घटना को कह देते हैं आयनन समावयवता। जैसे उदाहरण लिया यहाँ पर CONH3 का होल 5 SO4 कोऑर्डिनेशन स्टेट क्लोज Br। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस यौगिक को हम जल में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या क्या आयन मिलते हैं? CONH3 का होल 5 SO4 प्लस, एक तो ये जटिल आयन बना और दूसरा Br माइनस क्या बना? आपको साधारण ऋण आयन बन गया। तो इसको घोलने पर कौन कौन से आयन बन रहे हैं? ये, और दूसरा इसी का देखो सेम है, अणु सूत्र एक ही जैसे हैं। यहाँ पर क्या किया? इस आयन को अंदर ले गए और SO4 आयन को बाहर कर दिया। तो अब कौन सा आयन बना हमारा? CONH3 का होल 5 Br2 प्लस और SO4 2 माइनस। अलग अलग प्रकार के आयन दिए लेकिन इन दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं, लेकिन जल में घोलने पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के आयन दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों में क्या हो गई? आयनन समावयवता। उदाहरण को बहुत अच्छे से देखेंगे, कभी कभी एग्जाम्पल देकर ही पूछ लिया जाता है निम्न यौगिकों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो बहुत अच्छी सी पहचान है। देख लो एक कंपाउंड पहले को कि एक आयन बाहर है तो एक अंदर है। अब क्या होगा? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इन आयनों का एक्सचेंज हो गया है और कुछ नहीं है, इसमें आयनों का एक्सचेंज जहां हो रहा है तो समझ लेना क्या है? आयनन समावयवता। दूसरी बात करते हैं जल योजन या विलायक योजन या हाइड्रेट समावयवता। इसको जल योजन भी कहते हैं, विलायक योजन समावयवता भी कहते हैं और हाइड्रेट समावयवता भी कहा जाता है। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं व उनमें उपस्थित H2O के अणुओं की संख्या समान होती है परंतु H2O अणुओं की संख्या आयनिक और उपसहसंयोजक मंडल में अलग अलग होती है तो ऐसे यौगिक जल योजन समावेगी कहलाते हैं और यह घटना जल योजन समावयवता कहलाती है। कि ऐसे यौगिक होंगे दो या दो से अधिक जिनके अणु सूत्र समान होंगे, उनमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भी समान होगी। अंतर कहाँ होगा? जो जल के अणु होंगे, बताया था मैंने पहले ही, बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो मंडल है वो आयनिक मंडल कहलाता है और ये उपसहसंयोजक सत्ता कहलाती है। तो इस आयनिक मंडल और उपसहसंयोजक सत्ता के अंदर बीच में क्या होगा? जल के अणुओं की संख्या में अंतर होगा। ये विशेष पहचान है। जैसे उदाहरण लिया CrH2O का होल 6 Cl3। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 6।
अब इसी का दूसरा आइसोमर क्या बना सकते हैं, CrH2O का होल 5 Cl अब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कितने जल हैं, 5, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कितने जल हैं, 1। यहाँ पर 6 थे अंदर और यहाँ पर 5, एक Cl अंदर आया तो एक H2O अलग हो गया। तो आयनिक मंडल और उपसंयोजन मंडल के अंदर देखो जल के अणुओं की संख्या में अंतर होगा। यहाँ उपसर्जन सत्ता के अंदर 6 जल हैं और यहाँ पर 5। यहाँ आयनिक मंडल में कोई जल नहीं है, यहाँ पर 1 जल। तो अणु सूत्र तो दोनों के समान है, जल के अणुओं की संख्या भी समान है, लेकिन अंतर क्या है, आयनिक मंडल और उपसंयोजन मंडल के अंदर जल के अणुओं की संख्या में अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं जल योजन समावेवी। तो उदाहरण को विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर H2O के अणुओं की संख्या में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अर्थात उपसंयोजन मंडल और आयनिक मंडल में, तो समझ लेना वहां पर क्या होगी, हाइड्रेट समावेवता। हाइड्रेट से मतलब वाटर के अणुओं को देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, उप सहसंयोजक समावेवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसकी अपने आप में विशेष पहचान होती है। ये ऐसे यौगिक इस प्रकार की समावेवता दर्शाते हैं जिनमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। तो देख लो यहाँ पर डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, 2 प्रकार के, एक धनायनिक भी संकुल है और ऋणायनिक के रूप में भी संकुल यौगिक होता है। तो धनावेशित व ऋणावेशित संकुल वाले ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित लिगेंड्स अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक एक दूसरे के उपसहसंयोजक समावेवी कहलाते हैं तथा यह घटना उपसहसंयोजक समावेवता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पर धनावेशित और ऋणावेशित दोनों ही संकुल होंगे और इन संकुलों में विशेष अंतर क्या है, जो लिगेंड्स होते हैं उनकी पोजीशन बदल जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया CONH3 का होल 4 और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्लोज और PtCl4, तो ये कौन सा है, धनायनिक संकुल, और यहाँ ऋणायनिक संकुल में Pt के साथ क्या लगा है, लिगेंड Cl, और यहाँ पे धनायनिक में कॉपर के साथ कौन है, अमोनिया। अब इसी का सेकंड आइसोमर क्या बन गया, जो धनायनिक संकुल है क्या हो गया, PtNH3। अब Pt के साथ लिगेंड कौन हो गया, अमोनिया आ गया, NH3 हो गया, एमीन आ गया, और कॉपर के साथ क्या चला गया, Cl। तो यहाँ पर देखो धनायनिक और ऋणायनिक संकुल में जो लिगेंड्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है। अब धनायनिक में कौन आ गया, Pt के साथ एमीन और कॉपर के साथ फ्लोराइड। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर धनायनिक ऋणायनिक संकुल है, सबसे बड़ी पहचान, उनमें क्या हो रहा है, लिगेंड की पोजीशन बदल रही है, तो उनमें किस प्रकार की समावेवता हो गई, उपसहसंयोजक समावेवता। तो एग्जाम्पल में विशेष ध्यान रखेंगे, ये सबसे अपने आप में बड़ी पहचान है। ऐसे कंपाउंड किसी और समावेवता में नहीं होते हैं कि धनावेशित और ऋणावेशित दोनों ही संकुल होंगे और उनमें लिगेंड की पोजीशन कैसी होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट समावेवता की बात करते हैं, बंधन या बंधनी समावेवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित उभय दंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये बहुत विशेष पॉइंट है इसकी पहचान के लिए कि क्या होगा, उपस्थित उभय दंतुक लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं, उभय दंतुक को एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। जो एम्बिडेंट लिगेंड होगा वो अपने अलग अलग परमाणुओं का प्रयोग करके सेंटर मेटल आयन के साथ जुड़ता है, तो ऐसे यौगिक बंधन समावेवी कहलाते हैं और यह घटना बंधन समावेवता कहलाती है, अर्थात लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान है, इस प्रकार की समावेवता किस कारण उत्पन्न होती है, एम्बिडेंट लिगेंड, ये सबसे बड़ी पहचान है। पहली वीडियो में मैंने दूसरी में पढ़ाया था आपको एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं। तो उदाहरण देखो, CONH3 का होल 5 NO2Cl2, तो यहाँ पर देखो NO2 क्या है, आपका एम्बिडेंट लिगेंड है और यहाँ पर ये कौन से परमाणु का प्रयोग कर रहा है, सेंटर मेटल नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसी का दूसरा देखो, CONH3 का होल 5 ONOCl2। अब देखो यहाँ पर कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इस लिगेंड
में डिफरेंस है। तो क्यों है? क्योंकि ये एम्बीडेंट लिगेंड है, अलग अलग प्रकार के परमाणु का उपयोग करके बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो NO2 लिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो इसको हमने कैसे लिखा? ONO। तो ये एम्बीडेंट लिगेंड जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होंगे वह लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। आशा करता हूँ सभी भैया बहनों को आज उप सेशन यौगिकों में समव्यवस्था का टॉपिक समझ में आया हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कृत्रिम समव्यवस्था के प्रकार, उनके उदाहरणों को पढ़ेंगे। सभी भैया बहन इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को तैयार करेंगे।